हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट में। दोस्तों, मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के लिए गए हैं जो कि विगत वर्षों में बार बार रिपीटेड हुए हैं। और अगर ये प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो सिलेक्शन में आपके में परेशानी आ सकती है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का दायित्व है। भाषा शिक्षण का दायित्व क्या है बताना है। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, बी है परीक्षा लेना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा देना। तो भाषा शिक्षण का जो दायित्व होगा आपका, वो होगा विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना, इसलिए फर्स्ट का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है। पोर्टफोलियो, आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है। ऑप्शन ए है बच्चों का लेखन कार्य, दूसरा है बच्चों के मौखिक कार्य संबंधी विवरण एवं टिप्पणियाँ, और तीसरा है भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है पहला और दूसरा, ऑप्शन सी है केवल तीसरा, ऑप्शन डी है 1 2 3 तीनों ही। तो सेकंड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड वाला जो है मतलब पोर्टफोलियो में जो आपका शामिल होगा वो हो जाएगा भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड, तो इसलिए सी हमारा यहाँ पर सेकंड का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किशोरावस्था में चरित्र विकास खालिस्तान से प्रभावित होता है। निम्न में से किशोरावस्था में चरित्र विकास खालिस्तान से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है केवल परिवार से, ऑप्शन बी है केवल मित्रमंडल से, सी है केवल समाज से, डी है मित्रमंडल परिवार एवं समाज तीनों से ही। तो किशोरावस्था में आप सभी को जहाँ तक उम्मीद है पता होगी इस क्वेश्चन का आंसर, चरित्र विकास किससे प्रभावित होता है, तो वो तीनों से ही हो जाता है, मित्रमंडल परिवार और समाज से। चरित्र विकास जो है किशोरावस्था में मित्रमंडल से, परिवार से, समाज तीनों से ही प्रभावित होता है, इसलिए थर्ड का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। ऑप्शन ए है धन से, बी है अंतक्रिया से, सी है अनुभव से, डी है प्रशिक्षण से। तो भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ेगी आपको बताना है, तो इसलिए भाषा शिक्षण में जो कंप्रेषण की कुशलता बढ़ेगी वो प्रशिक्षण से बढ़ेगी, इसलिए फोर्थ का हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, ऑप्शन डी है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो फिफ्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, इसलिए डी हमारा फिफ्थ का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के बाल साहित्य के चयन पर मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है छोटी रचनाएं, बी है रोचक विषय वस्तु, सी है रंगीन चित्र और डी है सरल जानकारी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन विगत वर्षों में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है और आगे भी आने की संभावना पूरी है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों के बाल साहित्य के चयन पर मुख्य आधार जो होगा रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए, इसलिए बी हमारा 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए है खेल खिलौनों के साथ, बी है कथाओं कहानियों के साथ, सी है पशुओं पक्षियों के साथ, ऑप्शन डी है भय पैदा करने वाले कथानक के साथ। तो एक शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं रखना चाहिए बताना है, तो 7th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भय पैदा करने वाले कथनों के साथ जो है शिक्षण का संबंध निम्न में से नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमारा डी करेक्ट 7th का।
दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका है? निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका है? ऑप्शन ए है भाषिक परिवेश की उपलब्धता का, बी है भाषा के स्तर का, सी है भाषा के व्याकरण नियम का और डी है रसवादन का। तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषिक परिवेश की उपलब्धता का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर जो है भाषिक परिवेश और भाषा उपलब्धता का, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से पाठ्य योजना के तीन रूपों में कौन सा शामिल नहीं है? निम्न में से पाठ्य योजना के तीन रूपों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है जांच के कार्य के लिए पाठ्य योजना, बी है कौशल के लिए पाठ्य योजना, सी है जांच के कार्य के लिए पाठ्य योजना एवं कौशल के लिए पाठ्य योजना, डी है रस अनुभूति के लिए पाठ्य योजना। तो 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाठ्य योजना के तीनों रूपों में जो सम्मिलित नहीं होगा वो रस अनुभूति के लिए पाठ्य योजना आपका हो जाएगा, इसलिए डी हमारा 9 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से खालिस्तान संप्रेषण कहलाता है? ऑप्शन ए है भावों एवं विचारों का आदान प्रदान, बी है भाषा का आदान प्रदान, सी है समाज विग्रह का आदान प्रदान और डी है तथ्यों का संयोजीकरण। तो 10th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भावों एवं विचारों का आदान प्रदान जो है संप्रेषण कहलाता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 10th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो सामान्यतः किस विषय में रुचि लेता है, अधिक लेता है बताना है। ऑप्शन ए है जो तर्कों पर आधारित हो, ऑप्शन बी है जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, सी है जो कल्पनाओं से संबंधित हो और डी है जो किसी से संबंधित ना हो। तो एक बालक जो सामान्यतः रुचि लेता है वो हो जाएगा आपका वास्तविक जीवन से संबंधित हो, उसमें ज़्यादा छोटे बच्चे रुचि लेते हैं, इसलिए बी हमारा 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त नहीं है? हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है श्यामपट्ट, बी है मानचित्र, सी है पाठ्यपुस्तक, डी है शब्द भंडार। तो हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन जो आपका नहीं होगा वो हो जाएगा श्यामपट्ट, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 12 का हमारा हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से डी हो जाएगा, शब्द भंडार जो है हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का उपयुक्त साधन नहीं माना जाएगा, इसलिए डी हमारा 12 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जिन्हा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला स्वरों के भेद हैं। जीवा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला स्वरों के भेद है। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 2। तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला स्वरों के भेद 3 माने जाएंगे, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न खालिस्तान प्रकार के प्रश्न होते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न खालिस्तान प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है निबंधात्मक, बी है वस्तुनिष्ठ, सी है लघु उत्तरीय, डी है अति लघु उत्तरीय। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी को यहाँ तक उम्मीद है पता भी होगी। तो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न जो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आयोग एक गद्यांश देता है, आप सभी को इस गद्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर करना है। मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, मेरा पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार मिट्टी में खिलौना किसने फेंक दिया? आप सभी को पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उस क्वेश्चन के आंसर इसमें ढूंढना है। तो उपयुक्त पद्यांश के अनुसार मिट्टी में खिलौना किसने फेंक दिया? ऑप्शन ए है दीना के पुत्र ने, बी है दीना ने, सी है माँ ने और डी है किसी ने भी मिट्टी में खिलौना नहीं फेंका है। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मिट्टी में खिलौना जिसने फेंका था वो होगा दीना के पुत्र ने फेंका था, इसलिए 15 का ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार माँ के व्यवस्थित होने का क्या कारण था? उपयुक्त पद्यांश के अनुसार माँ के व्यथित होने का क्या कारण था? ऑप्शन ए है खिलौना चांदी से बना था, बी है खिलौना सोने से बना था, सी है माँ गरीब थी और डी है खिलौना सोने से बना था और माँ गरीब थी। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
माँ के व्यतीत होने का कारण जो था, क्योंकि खिलौना जो है सोने का बना था और माँ गरीब थी, इसलिए उसको वो खरीद नहीं सकती थी, इसलिए माँ व्यतीत थी। तो डी हमारे यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार दीना का लाल किस खिलौने को लेने के लिए मचल रहा था। ये भी आसान सा प्रश्न है, आप सभी पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए है राजकुमार जिस खिलौने को उछल उछल कर खेल रहा था। बी है वह खिलौना जिसे माँ ने मेले से उसके भाई से बुलवाया था। ऑप्शन सी है वह खिलौना जिसे उसकी माँ ने दीना की बहन के लिए लाया था। ऑप्शन डी है वह खिलौना जिसे उसकी माँ ने पड़ोस में बेच दिया था। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीना का लाल किस खिलौनों के लिए लेने के लिए मचल रहा था, तो वो खिलौना जो था राजकुमार जिस खिलौने को उछाल उछाल कर खेल रहा था उसके लिए वो मचल रहा था, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब खालिस्तान अलंकार होता है। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब खालिस्तान अलंकार होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपने अगर अलंकार अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ रहा होगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है उपमा अलंकार और डी है अतिशयोक्ति अलंकार। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब जो होगा रूपक अलंकार होता है, इसलिए ए हमारा 18 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, राजपुत्र में कौन सा समास है। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, राजपुत्र में आप सभी को समझ में आ रहा होगा। राजपुत्र में जो होगा 19 का हमारा तत्पुरुष समास होगा, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। उपसर्ग आप सभी को जहाँ तक उम्मीदें आते होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़े होंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ऑप्शन ए है बदनीयत, बी है श्रीमान, सी है बालिका, डी है सरवर्ता। तो जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो बदनीयत में हुआ है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का बद। पद जो है यहाँ पर उपसर्ग होगा, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर 20 का बद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य क्रिया का सही उदाहरण है। कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, आपने वाच्य पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर आसानी से दे देंगे। ऑप्शन ए है लड़के पत्र लिखते हैं, बी है उस बेचारी से खाया भी नहीं जाता, सी है कुछ कारणों से आपकी छुट्टियां रद्द हो गई हैं, ऑप्शन डी है साधु से पत्र लिखा जाता है। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृत्यवाच्य का सही उदाहरण जो होगा लड़के पत्र लिखते हैं, इसलिए 21 का ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अब जैसा कि आप सभी को पता है, एक पद्यांश हो गया है, गद्यांश और लिया है। इस गद्यांश को भी आप सभी को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। मृणानी ने कैलाश से क्या आग्रह किया। आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उस गद्यांश के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मृणानी ने कैलाश से क्या आग्रह किया था। ऑप्शन ए है सर्प दिखाने का, बी है व्यात में नृत्य करने का, सी है सांपों की जड़ी बूटियां दिखाने का, डी है मंत्र फूंकने का। तो मृणाली ने कैलाश से जो आग्रह किया था वो आपका हो जाएगा 22 का हमारा सर्प दिखाने का, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी तो नहीं सकता, यह कथन किसके लिए है। ऑप्शन ए है मृणानी, बी है कैलाश, सी है कैलाश के मित्र ने, डी है डॉक्टर चड्डा। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह से भी तो नहीं दिखा सकता, यह कथन जो है मृणानी के लिए था जो कि डॉक्टर चड्डा ने कहा था, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ चुनकर लिखिए। चैन ना आना, चैन ना आना, चैन ना आना बहुत ही आसान सा मुहावरा है। ऑप्शन ए है बेचैनी, बी है खुशबू, सी है सपना और डी है खुशहाली। तो चैन ना आना का जो हमारा अर्थ होगा वो हो जाएगा बेचैनी, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैलाश को सांप पालने का शौक था, प्रस्तुत वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है।
कैलाश को सांप पालने का शौक था। और प्रस्तुत वाक्य को जो है प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना। कैलाश, ऑप्शन ए है कैलाश को सांप पालने का कौन शौक था। ऑप्शन बी है कैलाश को सांप कैसे पालने का शौक था। ऑप्शन सी है कैलाश को सांप पालने का शौक रहता था। ऑप्शन डी है क्या कैलाश को सांप पालने का शौक था। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या कैलाश को सांप पालने का शौक था। तो प्रस्तुत वाक्य को जो है प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना था, तो इसका हो जाएगा क्या कैलाश को सांप पालने का शौक था, इसलिए डी हमारा यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बूढ़ा कैलाश को बचाना नहीं चाहता था, इस वाक्य का संदेहवाचक वाक्य क्या होगा। बूढ़ा कैलाश को बचाना नहीं चाहता था, इस वाक्य का संदेहवाचक वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए है शायद बूढ़ा कैलाश को बचाना नहीं चाहता था। ऑप्शन बी है क्या बूढ़ा कैलाश को बचाना नहीं जानता था। ऑप्शन सी है बूढ़ा कैलाश को पर बचाना नहीं चाहता था। ऑप्शन डी है क्योंकि बूढ़ा कैलाश को बचाना नहीं चाहता था। तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शायद बूढ़ा जो है कैलाश को बचाना नहीं चाहता था। तो इस वाक्य का संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से दांत का उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए है हेय, बी है अम्ब, सी है रद, डी है श्रुति पटल। तो 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रद जो है रद जो है दांत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, शब्द सांप का तत्सम चुनिए। तत्सम तद्भव अगर आपने पढ़े हैं तो सांप का तत्सम जो है आप आसानी से बता देंगे। तो सांप का जो तत्सम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा सर्प। आसान सा प्रश्न, इसलिए बी हमारा 28 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बूढ़ा सांप के जहर को उतारने का मंत्र जानता था, प्रस्तुत वाक्य का निषेधवाचक रूप पहचानिए। ऑप्शन ए है क्या बूढ़ा सांप के जहर को उतारने का मंत्र जानता था। बी है नहीं बूढ़ा सांप को जहर को उतारने का मंत्र नहीं जानते थे। सी है नहीं ही बूढ़ा सांप के जहर को उतारने का मंत्र जानता था। डी है बूढ़ा सांप के जहर को उतारने का मंत्र नहीं जानता था। तो प्रस्तुत वाक्य को जो है निषेधवाचक रूप में पहचानना है। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बूढ़ा सांप के जहर को उतारने का मंत्र जो है नहीं जानता था, इसलिए 29 का डी हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 30 है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि विगत वर्षों में बहुत बार ट्रेंड हुआ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना पूरी है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, बी है जब शिक्षक चाहे तब, सी है जब विद्यार्थी चाहे तब, और डी है उच्च कक्षा के साथ। तो आपकी कक्षा के कुछ छात्र मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे एक शिक्षक के रूप में। तो आपका जो दायित्व होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा आप जो है अति मेधावी छात्रों को पढ़ाएंगे, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर। दोस्तों यहीं पर 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं, और आपसे एक गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा MP टेट वर्ग 3 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, क्योंकि हम वही प्रश्न लेते हैं जो विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, और आगे भी आने की संभावना पूरी है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।